सो दैट इज नोन एज केमिस्ट्री। ओके, यानी हमारे सराउंडिंग में जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं, ओके, उन सब के अंदर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। राइट, डेली रूटीन के अंदर अपनी कोई 3 आदतें बताओ जहां पे आप केमिस्ट्री सोच सकते हो इन्वॉल्व है, कोई भी। यस, बाथिंग, राइट, नहाने धोने में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। ऑलराइट, फूड केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। नंबर 3 इज क्लॉथिंग, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। नंबर 4 इज मेडिसन। राइट, तो बाथिंग में कैसे केमिस्ट्री इन्वॉल्व है? राइट, हाउ? बाथिंग या वॉशिंग एक ही बात है ना, या खुद को धो लो या कपड़े धो लो, राइट, या बर्तन धो लो, ओके, कुछ भी धो लो, एक ही बात है। राइट, दोनों ही केस के अंदर हम क्या करते हैं, एक कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लेते हो, उसके ऊपर सोप या डिटर्जेंट अप्लाई करते हो, राइट, और क्या बनते हैं? सोप। सोप क्या होती है? बहुत ही लॉन्ग चेन होती है बेटा, ऐसे 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 ऐसे, और एक एंड उसका पोलर होता है ओ एन ए, यानी सोप के ना 2 एंड होते हैं, एक नॉन पोलर और एक पोलर। ओके, हमारी बॉडी क्या है? नॉन पोलर, तभी तो पानी नहीं टिकता हमारी बॉडी के ऊपर। ओके, और पानी क्या है? वाटर क्या है? पोलर। ओके, तो जो नॉन पोलर है एंड, वो नॉन पोलर से जुड़ जाता है, यानी सोप का एक एंड जो होता है वो हमारी बॉडी से जुड़ जाता है। राइट, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है? नॉन पोलर चीजों से बनी है, प्रोटीन, राइट, नॉन पोलर। तो सोप के जो 2 एंड होते हैं, एक होता है नॉन पोलर और दूसरा होता है पोलर। राइट, तो साबुन के या डिटर्जेंट के जो 2 हिस्से हैं, नॉन पोलर एंड हमारे डस्ट के साथ, हमारे ऑयल के साथ, हमारे ग्रीस के साथ, हमारी बॉडी के साथ जुड़ जाता है, और पोलर एंड जो होता है वो वाटर के साथ जुड़ जाता है। ओके, तो मिलके क्या बनाते हैं? माइसिल्स। क्या बन जाती हैं बेटा? माइसिल्स बन जाती हैं, और ये माइसिल्स क्या हो जाती हैं? फिर वॉश हो जाती, ये वाटर के साथ वॉश हो जाती है। ओके, तो हम कहते हैं हमारे कपड़े क्लीन हो गए, हमारे बर्तन क्लीन हो गए, और हमारी बॉडी क्लीन होगी डिटर्जेंट या ये सोप के साथ। ओके, डन। सो दैट मीन्स आपकी बाथिंग के अंदर केमिस्ट्री क्या इन्वॉल्व थी वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं फूड्स के अंदर। राइट, फूड के अंदर अगर हम बात करें, प्रिजर्वेटिव्स। व्हाट इज विनेगर? विनेगर इज योर एसिटिक एसिड। विनेगर क्या है? विनेगर आपका एसिटिक एसिड है। ओके, बेंजोइक एसिड बहुत जगह प्रिजर्वेटिव यूज होता है, एक्सेट्रा। राइट, ऐसे ही बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स है, ओके, जो यूज होते हैं। अगर आप नींबू की बात करो, दैट विल बी योर सिट्रिक एसिड। नींबू कितनी जगह यूज करते हो आप लोग? राइट, दैट इज ऑल्सो अ सिट्रिक एसिड। अब क्लोथिंग के अंदर की क्या बात है? आप जितने कपड़े डालते हो, राइट, वो सारे के सारे किससे बने होते हैं? नायलॉन, टेरिलीन। राइट, आप बाइक यूज करते हो, उसके टायर किससे बने होते हैं? बूना एस रबड़ है, राइट, उससे मिलके बने होते हैं, और बहुत सारे मटेरियल हैं। राइट, तो कहने का मेरा मतलब है, नायलॉन के कपड़े हम लोग डालते हैं, राइट, तो क्लॉथिंग के अंदर यूज हो गया। नायलॉन क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है। नायलॉन कितने तरह के होते हैं? बहुत तरह के होते हैं, जैसे नायलॉन 6, नायलॉन 66, नायलॉन 610। राइट, ये इसकी वैरायटीज हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट नायलॉन्स की। सो दुनिया में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली वैरायटी है वो है नायलॉन 6। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नायलॉन, मतलब जिससे हमारे कपड़े बनते हैं।
नेक्स्ट इज हम बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन आप जितनी भी खाते हो, राइट, वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मुझे पता है कि आपको शायद नहीं पता होगा इस स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, सो ओके, सो दिस इज नोन एज paracetamol. What is known as? What is known as paracetamol? Okay, Yes, this is known as paracetamol. yes, sir. Okay, I will draw one more structure for you. OC double bond OCH3 COOH. What do you call that? Aspirin. एस्प्रिन नाम सुना है? एस्प्रिन, डिस्प्रिन तो सुना होगा, राइट? तो ये डिस्प्रिन से पहले Yes, sir. आती, ये डिस्प्रिन से पहले आती थी एस्प्रिन, राइट? फिर ये इंडिया में बैन हो गई है। इंडिया में क्या, बहुत सारी कंट्रीज में बैन हो गई है। आजकल इसको लोग नहीं लेते हैं, राइट? क्योंकि ये सीधा ही लीवर के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट करती थी। ओके, तो सिमिलरली Yes, sir. आप जहां पे भी सोच सकते हो, राइट, वहां पे केमिस्ट्री हमारी जो है वो इन्वॉल्व है। ओके, यस सर। लास्ट क्या दिख रहा है बेटा इस पे? क्लासिफिकेशन दिख रहा है सर। हाँ, बस बस, अब ठीक है, चल रहा है अब। यस सर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो ठीक है, मुझे बता दिया करो साथ के साथ, ठीक है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा चलो, ओके सर। तो पहले हमने मैटर पढ़ लिया। क्या होता है मैटर? कोई भी चीज जिसका मास है और उसने एक जगह कवर करी है, ठीक है, एक जगह घेरी है, ओके, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैटर। जैसे टेबल हो गया, चेयर होगी, पेन हो गया, वाटर हो गया, आप हो गई, मैं हो गया, फोन हो गया, ये सारी चीजें क्या है? मैटर है। मैटर कितने तरह की होती है? मैटर को हम दो ही क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, सबसे पहली क्लासिफिकेशन होगी हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके बेटा? यस सर। ओके, तो इफ वी टॉक अबाउट फिजिकल क्लासिफिकेशन, राइट, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या था? कि हमारा जो मॉलिक्यूल है, राइट, फिजिकल का मतलब तो यही होगा कि वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, या वो गैस है। तो ये फर्दर हमने तीन तरह के पढ़ने हैं। ओके, एंड अगर मैं केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने पढ़ना है क्या वो प्योर है या वो मिक्सचर है। ओके, क्या वो प्योर है या वो मिक्सचर है। ओके बेटा, अगर तो वो मिक्सचर है तो मिक्सचर दो तरह का हो सकता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मतलब होमो का मतलब होगा सेम, जीनियस मतलब फेस, सेम फेस वाली चीजों का मिक्सचर है, या डिफरेंट फेस वाली चीजों का मिक्सचर है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस। ओके, तो इनको बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। अगर वो प्योर है तो प्योर बेटा मेरे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक वो एलिमेंट हो सकता है, दूसरा वो कंपाउंड हो सकता है। एलिमेंट
मेरे पास फर्दर 3 तरह के हो सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ओके, कंपाउंड तो एक ही तरह के हो सकते हैं। क्लियर बेटा? पढ़े इन सबको वन बाय वन। हरमन? Yes, sir. ऑलराइट, सो I will do numbering na, that will be more easy. I will number here, so this is our page number 3 I think. Okay, so it will be easy for you to recognize. Okay, so first of all we have to study about physical classification of matter. Okay, so when we study physical classification of matter, so depending upon the physical state of matter, it can be classified into 3 different stages. तो पहली है उसमें solid state, right? तो जो solid होता है, right? What is a solid? अगर मैं बात करूं, what is a solid, right? So which have definite shape and volume, right? A solid has a definite shape and volume. So short में लिखता हूं, which have both, which have definite shape and volume. ठीक है, मतलब मेरे पास एक पेन है, उसको मैंने रख दिया, मैं उस पेन को कहीं भी रख दूं, ठीक है, चाहे वो इस टाइम मेरे हाथ में है, चाहे वो आपके टेबल पे पड़ा है, चाहे वो आपकी छत पे पड़ा है, बट उस पेन की शेप जो है वो वही रहेगी और जितना वॉल्यूम उसने कवर करना है वो उतना ही स्पेस का वॉल्यूम कवर करेगा। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो वुड, राइट, रॉड, कोई भी ले लो, पेन, एक्सेट्रा। तो ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं हमारे पास। ऑलराइट, सो नंबर 2 इज liquid state. Number 2 is liquid state. So what is a liquid state? All right, which have definite volume but not shape. ठीक है ना, 1 लीटर दूध दोजी देके जाता है सुबह, वो अपने मापे से मापता है, तो जो दूध है वो उसकी शेप ले लेता है, फिर आप उसको बड़े सारे बर्तन में डाल देते हो और वो उसकी शेप ले लेता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि लिक्विड को आप जिस भी बर्तन में डालोगे वो उसकी शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, बट अगर वो 1 लीटर है तो वो रहेगा 1 लीटर ही, ठीक है, पर शेप वो कोई भी ऑक्यूपाई कर सकता है। इसलिए उसका जो हम बात करते हैं, उसका जो डेफिनेट वॉल्यूम है बट नॉट शेप। ओके बेटा, समझा गया? Yes, sir. लिक्विड की कोई एग्जांपल दोगे? वाटर, ऑयल, घरों में जब लेके आते ऑयल पैकेट होता है, आप पैकेट को जैसे मर्जी मोड़ दो, लिक्विड वैसे ही मुड़ जाता है। ओके, तो मतलब लिक्विड कोई भी शेप ले सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू गैसेस में क्या होता है?
बोला करो बेटा थोड़ा सा। neither definite shape nor volume. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। कोई एग्जांपल देके दिखाओ मेरे को, चलो कोई भी एग्जांपल दो। Nitrogen gas. हैं? Nitrogen gas. हाँ, और नहीं, गैस तो ठीक है। Oxygen. फॉर एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, ये आपका कमरा है, राइट, जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। आपके कमरे में मैंने इस कोने के अंदर बस यहां पे थोड़ा सा परफ्यूम वो कर दिया है, स्प्रे कर दिया है इस कोने में, ओके। आफ्टर सम टाइम यू कैन से दैट विद इन 5 मिनट, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि मैंने किस कोने में स्प्रे करा था परफ्यूम? हाँ जी। The smell of perfume is everywhere in the room. The smell of perfume is equally distributed in the room. इसका मतलब ये है कि आपने बहुत थोड़ा सा गैस स्प्रे करा है एक कॉर्नर पे, बट उस थोड़ी सी गैस ने भी आपके पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लिया है, आपके पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर लिया है, ओके। तो गैस, अगर आप 10 ग्राम गैस को 1 लीटर के सिलेंडर में रखोगे तो वो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। अगर आप 1 लीटर गैस को 1 लीटर सिलेंडर में रखोगे तो वो भी उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। अगर आप 2 लीटर गैस को भी 1 लीटर वाले सिलेंडर में रखोगे तो वो भी उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो गैस को आप जितने मर्जी वॉल्यूम में रख लो, वो सारे का सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ओके। और जिस कंटेनर में रखोगे उसकी शेप भी ले लेंगे, इसीलिए ना तो इनकी डेफिनेट शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होता है। क्लियर? हाँ जी, Yes, sir. परफेक्ट। सो आई हैव अनदर क्वेश्चन। कोई भी चीज है, वाई टेबल इज solid, why water is liquid, why carbon dioxide is gas, I mean why? ऐसा क्यों है? क्यों टेबल लिक्विड ही है ना, टेबल सॉलिड ही है? टेबल लिक्विड क्यों नहीं हुआ? वाटर सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, पर नॉर्मली चलो हम लिक्विड ही मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, तो होती तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लिक्विड है, पर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशंस की। तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मेरी गैस है, वाटर क्या है, मेरा लिक्विड है, और टेबल क्या है, मेरा सॉलिड है। क्यों है ऐसा? राइट, टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, एक मॉलिक्यूल है मेरा, वो किससे मिलके बना है? एक सब्सटेंस है मेरा, वो किससे मिलके बना है? वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना है, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना है, हाँ या ना? और मॉलिक्यूल्स को यूजुअली हम स्फेरिकल शेप देते हैं, ओके। तो सिंपल सी बात है, एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। ऐसा भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, ऐसा भी हो सकता है, ओके। एक तीसरा केस मैं बनाने वाला हूं, मान लो एक मॉलिक्यूल मेरा ये है और एक मॉलिक्यूल मेरा ये है, तो मैंने बहुत दूर बना दिया रेड वाले जो हैं। देखो, ऐसा हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल आपके पास हैं, जैसे एक ए मॉलिक्यूल ये है, एक ए मॉलिक्यूल ये है, अगर दो मॉलिक्यूल्स में आपस में वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, समझाई बात? अगर तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग
अट्रैक्शन है तो वो क्या होंगे, हमेशा ही सॉलिड होंगे। ओके, सो इन सॉलिड द टू मॉलिक्यूल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। अच्छा, टेबल को दबा सकते हो आप? टेबल को दबा सकते हो आप? No, sir. नहीं दबा सकते। क्यों नहीं दबा सकते? क्योंकि जब भी आप, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ओके, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, राइट? तो ये ऑलरेडी जितना क्लोज आ सकते हैं उतना क्लोज आ गए हैं, बट आप चाहते हो कि आप टेबल को दबा दो। जब टेबल को दबाओगे तो उसके मॉलिक्यूल क्या कर जाएंगे आपस में? ओवरलैप। क्या कर जाएंगे बेटा? ओवरलैप कर देंगे। ओवरलैप। जब वो ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना, हर चीज किससे मिलके बनी है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। जब दो नेगेटिव आप बहुत क्लोज ले आओगे तो क्या होगा? रिपल्शन। ओके, तो इसके केस में अट्रैक्टिव फोर्स कन्वर्ट टू रिपल्सिव। ओके, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो किस में कन्वर्ट होगी? रिपल्सन में। जितना आप दबाने की कोशिश करते हो, मॉलिक्यूल क्या करते हैं? रिपेल करना शुरू कर देते हैं। ओके, और उस रिपल्शन की वजह से आप उस सॉलिड को और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना? क्योंकि देखो ना, मॉलिक्यूल ऑलरेडी जितना क्लोज आ सकते हैं उतना आगे है। इसके बियॉन्ड अगर आप लेके आना चाहते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, कोई डाउट? नो सर। No, sir. ओके, तो अगर मैं इसको मैं सेव कर रहा हूं, अगर मैं गैसेस की बात करूं, सो दिस इज माय 4th पेज नंबर, राइट? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गैसेस, ओके, व्हाट डू यू से व्हेन देयर इज नो force of attraction between the two molecules? दो मॉलिक्यूल्स में जब कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, then every molecule move in all the directions in force free environment. ओके, मतलब आपका जो इन्वायरमेंट है वो फोर्स फ्री हो गया। अगर मैंने कोई गैस यहां पे फुसफुस करी है ना, परफ्यूम यहां पे छोड़ा है, इतने से एरिया में छोड़ा है, एक कॉर्नर के ऊपर, राइट? तो क्या होगा? वो थोड़ी देर के बाद पूरे रूम में फैल जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल तो फ्री है, मॉलिक्यूल तो कहीं भी उड़ सकते हैं, राइट? तो ये हो गया गैसेस का केस। ओके, अगर एक मॉलिक्यूल यहां है, एक मॉलिक्यूल यहां है, ओके, तो गैसेस को आप कितना भी कंप्रेस कर सकते हो। ओके, तो गैसेस को आप कितना भी कंप्रेस कर सकते हो, बट जितना कंप्रेस करोगे उतना प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। ओके, सो ओनली गैसेस आर कंप्रेसिबल। ओके, ओनली गैसेस आर कंप्रेसिबल। तो गैस कंप्रेस हो सकती है, ठीक है? तो इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड्स, व्हाट अबाउट लिक्विड? ओके, सो इसमें जो फोर्स होता है दैट इज इन बिटवीन
सॉलिड एंड गैसेस। गैसेस में तो बिल्कुल भी नहीं होती, सॉलिड्स में फिर भी होती है। अगर हम ये मान के चले कि दो मॉलिक्यूल हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ए डैश, देन दिस इज व्हाट सॉलिड। दो मॉलिक्यूल हैं, दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, ए डैश, बट दे हैव सम ऑफ द इंटरेक्शंस। क्योंकि ये मॉलिक्यूल इतने क्लोज आ सकते थे इसलिए वो सॉलिड बन गया। ये मॉलिक्यूल इससे ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते। अगर लेके आओगे तो वाटर को प्रेस कर सकते हो आप? बताओ मेरे को। हाँ जी बेटा, वाटर को प्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। वाटर भी क्या है हमारा? इनकंप्रेसिबल है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल भी, अगर मैं बात करता हूं ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये इतने क्लोज आ सकते हैं, इनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इनके बीच में एक बॉन्डिंग है। अगर आप इसको इससे ज्यादा क्लोज लाने की कोशिश करते हो, देन दिस अट्रैक्टिव फोर्स कन्वर्ट टू रिपल्शन। देन दिस अट्रैक्टिव फोर्स कन्वर्ट टू रिपल्शन। ओके, अगर रिपल्शन होगी तो वाटर भी इनकंप्रेसिबल हो गया। इसका मतलब ओनली गैसेस आर कंप्रेसिबल, उसके अलावा सॉलिड एंड लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। ओके, हाँ जी, समझ आ गया? यस सर। गुड। अब मैं करता हूं शुरू मेरा नेक्स्ट टॉपिक था मेरे पास, क्या था भूल गया। हाँ, क्वेश्चन है, ये आप आंसर लिखो। वाई सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। ओके, इसका आंसर आपने लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, वाई गैसेस आर कंप्रेस्ड टू लार्ज एक्सटेंट। ओके जी, गैसेस को हम काफी हद तक कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, लार्ज एक्सटेंट तक कंप्रेस कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? तो ये चीज आपने क्या रखना है? याद रखना है। ओके जी, तो ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, इनको कर देना। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। ओके सर अभी करना है? हाँ जी, अभी नहीं, बाद में करना। अभी करना है? नहीं, बाद में करना। ओके, मतलब आफ्टर द क्लास करना। ओके कल जब हम आएंगे तो आप मेरे को बस सुना देना पढ़ के, दैट विल हार्डली टेक 1 मिनट। ओके बेटा, अभी करेंगे तो 10-15 मिनट लग जाएंगे, कोई फायदा ओके नहीं है इसका, वो तो टाइम खराब करने वाली बात है। अभी तो करेंगे तो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, हाँ मैं बात कर रहा था सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो एक बात ध्यान में रखना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओके, दे आर इंटरकन्वर्टिबल। They are interconvertible in every situation. In every situation, if you heat the solid, it will convert to liquid. It will convert to liquid. If you cool the liquid, आप फ्रिज में पानी रखो तो क्या बन जाता है? सॉलिड। ओके, सिमिलरली आप घरों में गैस के ऊपर पानी रख दो, तो अगर आप हीट करोगे लिक्विड को तो क्या बन जाएगी? गैस। तो अगर आप गैस को कूल करोगे तो वो क्या बन जाएगा? लिक्विड। ओके, तो अच्छा मेरे को अब एग्जांपल दो आप, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड का कोई भी एक एग्जांपल बताओ। बताओ क्या एग्जांपल होगा? लिक्विड, सॉलिड को जब हमने हीट करा वो लिक्विड बन गया, कोई एक एग्जांपल दो फटाफट, जल्दी जल्दी।
करण शुरू कर दो आप। Sir, ice to water. आइस टू वाटर, ओके। 0 डिग्री पे आइस और 25 डिग्री पे पानी। चलो ठीक है। लिक्विड टू सॉलिड, हरमन। वाटर टू आइस, वाटर टू आइस रिवर्स, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे है पानी, उसको ठंडा कर दो तो क्या बन गया, आइस बन गया। ओके, लिक्विड टू गैस, करण। Water to water vapors. वाटर टू Water to steam. स्टीम, Steam. वाटर टू स्टीम। 25 डिग्री पे वो क्या है, पानी, और 100 डिग्री पे वो क्या बन गया, स्टीम, गैस बन गई है। अच्छा, गैस टू लिक्विड, ये सुना है नाम? Yes, sir. तो फिर ये लिक्विड ही तो हो जाती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, देयर आर द फ्यू एग्जांपल्स यू कैन स्टडी बाय योर ओन। चलो, ये हो गया हमारा काम खत्म। मैंने आपको फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा दिया। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैंने बताया था 2 तरह के होते हैं भाई। पहला, केमिकली क्लासिफाई करते हैं, या तो आपके पास वो प्योर है, ओके, या तो आपके पास वो प्योर है। अगर वो प्योर है, ओके, तो उसको हमने नाम देना है एलिमेंट। क्या नाम देना है, एलिमेंट। सो एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। एलिमेंट क्या है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, ओके। सो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज द simplest form of a pure substance which can neither be decomposed nor built from simpler substances by any ordinary physical or chemical method। ओके, चलो मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेके बताता हूं, अभी आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एनसीएम मॉल गए हो? Yes, एनसीएम sir. है ना, तो दूर से देखो तो ये एनसीएम मॉल है। आपको इतना सही लगेगा, लगता है नहीं लगता है, दूर से, राइट। जैसे जैसे क्लोज जाते हो आपको पता लगता है कि एनसीएम मॉल जो है वो बहुत सारे बीच में शोरूम्स हैं। पहला लेवल है, दूसरा लेवल है, तीसरा लेवल है ना, ऐसे इनसे मिलके बना हुआ है ना। थोड़ा और जूम करके देखो, ठीक है, हर लेवल के अंदर बहुत सारे शोरूम्स हैं, है ना। थोड़ा और जूम करके देखो, वो शोरूम जो हैं वो सारे किससे मिलके बने हुए हैं, ब्रिक्स से, हाँ या ना। तो ब्रिक के Yes, ऊपर sir. ब्रिक, टेडी ब्रिक, बिंगी ब्रिक, ऊपर ब्रिक, नीचे ब्रिक, ब्रिक पे ब्रिक लगाते गए और पूरा, राइट,
मॉल तैयार हो जाता है। यस और नो? तो पूरे मॉल बनाने में, पूरा मॉल बनाने में कौन सी रिपीटिंग यूनिट है? कौन सी चीज रिपीट हो रही है? Brick. हाँ, तो सबसे सिंपल चीज क्या है? ब्रिक। सबसे सिंपल चीज क्या है? ब्रिक। ओके, तो सारी ब्रिक्स जो लगी हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। ओके, तो ऐसे ही आप जो मर्जी बना लो, आप जो मर्जी बना लो, तो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एलिमेंट। कोई भी आपने कंपाउंड बनाना है, मिक्सचर बनाना है, आपको क्या चाहिए? एलिमेंट। ओके, अगर तो मेरी बात सुनो, अगर तो आप एलिमेंट को, अगर तो एलिमेंट को डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करोगे, ठीक है, तो आप उसको बोलोगे कंपाउंड। ओके, अगर आपको पता ही नहीं है, डोंट नो, तो उसको आप बोल दोगे मिक्सचर। ओके, समझाई मेरी बात? एग्जाम्पल के तौर पे Yes, बताता sir. हूं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है आपके पास, इसको आप 1:8 में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप 1:8 में मिक्स करते हो तो आपके पास एक कंपाउंड बनता है। उस कंपाउंड का क्या नाम है? वाटर। उस कंपाउंड का क्या नाम है? वाटर। तो वाटर में दो प्योर एलिमेंट लगे हैं, प्योर सब्सटेंस। ओके, वाटर के अंदर जो दो प्योर सब्सटेंस लगे हैं वो हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब दोनों को मिक्स कर दिया या तो मिक्सचर बनता, और आपने उसको 1:8 में मिक्स करा, इसलिए क्या बन गया? वाटर बन गया। सेम अगर मेरे पास कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन को मैं 3:8 में मिक्स करूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ओके, तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो अगर मैं प्योर की बात करता हूं तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। ओके, जिसको ना तो हम बना सकते हैं ना हम तोड़ सकते हैं बाय एनी ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड है हमारे पास, बट हम बात कर रहे हैं यहां पे ऑर्डिनरी मेथड की। कोई डाउट यहां तक? बताओ मेरे को। No, sir. इजी है? Yes. Yes. ओके, परफेक्ट। देन मैं इसको वो कर रहा हूं, सेव कर रहा हूं, राइट। सो दिस इज माय पेज नंबर 7 एंड तो मैंने बताया था प्योर, मैं प्योर एलिमेंट की बात कर रहा हूं, प्योर की बात कर रहा हूं। प्योर में मेरे पास क्या आते हैं? एलिमेंट्स। एंड टिल नाउ 118 एलिमेंट्स आर known। 118 एलिमेंट्स आर known। ओके, ये आज तक टोटल हमारे पास जो है वो नोन एलिमेंट्स आ गए। ओके, और इनमें से भी 92 नेचुरली अकरिंग है, बाकी जितने बच गए 118 माइनस 92 दैट इज मैन मेड है। इंसान भी पंगे लेता रहता है ना थोड़ा थोड़ा, राइट। तो बाकी क्या है? मैन मेड है सारे। ओके, सो ये जो प्योर एलिमेंट्स हैं, ये जो प्योर एलिमेंट्स हैं, इनको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, राइट। तो हमने इसको पहला डिवाइड करा है मेटल के अंदर, दूसरा
नॉन मेटल के अंदर, तीसरा मेटलॉइड्स के अंदर। ओके, विदाउट व्हाट आर मेटल्स? Karen? Conduct heat and इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल कल मैंने लिखाया था, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड, है ना, सिल्वर, ऑल दीज आर मेटल। व्हाट आर नॉन मेटल्स? डू नॉट That do not कंडक्ट conduct heat and electricity. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे Sir, oxygen, chlorine. बस 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 बिल्कुल ठीक है। मेटलॉइड्स एट लो टेम्परेचर दे आर नॉन मेटल्स, एट हाई टेम्परेचर दे बिहेव एज मेटल्स। तो आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, राइट, जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल्स की भी होती हैं एंड मेटलॉइड्स की भी होती हैं। तो ये बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है वर्ड, ये जो वर्ड है ना, ये बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि दोनों की प्रॉपर्टीज कैसे हो सकती हैं, है ना, जो मेटल भी एक्ट कर जाएगा, नॉन मेटल भी एक्ट कर जाएगा, तो कैसे करेगा एक्ट? तो वो करेगा ऐसे, टेम्परेचर से। ओके, तो टेम्परेचर से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्या है, नॉन मेटल है, और हाई टेम्परेचर पे वही क्या कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था मेरा प्योर कंपाउंड। तो दूसरा हम बात करते हैं, ये मैंने पढ़ाया अभी आपको एलिमेंट, एलिमेंट के बाद मैं पढ़ा रहा हूं आपको कंपाउंड, राइट। सो दिस इज नंबर 9, कंपाउंड। अच्छा, डेफिनेशन बताओ क्या होगी? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द डेफिनेशन? बोलो। तो डेफिनेशन यही होगी कि अ प्योर सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस containing two or more, ओके, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर एलिमेंट, टू और मोर एलिमेंट, ओके, combined together, combined together in a definite proportion, in a definite proportion, right, in a definite proportion by mass, okay, and चलो इतना भी बहुत है। ओके, तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन को 1:8 में मिक्स कर दो, कार्बन रेशो ऑक्सीजन को 3:8 में मिक्स कर दो, तो क्या बनेगा? यहां से वाटर, और यहां से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो दे आर द सिंपल एग्जांपल, इसको रट्टा लगा दो इन दो एग्जांपल्स को। ओके, तो कोई भी ऐसा सा क्वेश्चन आए रेशियो वाला तो आपको पता होना चाहिए। तो कंपाउंड क्या है? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, दो से ज्यादा एलिमेंट, बस आपने फिक्स रेशियो में लेने हैं बाय मास। ओके, हाँ जी, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो उसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड। ओके, सो कंपाउंड जो होते हैं, अब
राइट. कंपाउंड में ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. जितने भी कंपाउंड है बेटा वो दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं. पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके. दूसरा इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके. ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं. लिविंग सोर्स प्लांट्स, एनिमल्स, ओके. प्लांट से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ओके. प्रोटीन, ये क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया. क्लियर? ये हमें मिले हैं लिविंग सोर्सेज से. ऑयल, फैट्स, ओके. सो ऑयल, fats, so they are the example of organic compound which were obtained from, what are organic compounds? Which were obtained from living sources. Organic compound क्या होते हैं? जो हमें living source से मिलते हैं. Inorganic compound क्या होते हैं? जो हमें non living sources से मिलते हैं. Obtained from non living सोर्सेस. जैसे समुद्री NaCl, ओके. तो ये क्या है? एक नॉन लिविंग सोर्स से मिलता है हमें, राइट. रॉक से मिलता है ना. रॉक्स क्या है? नॉन लिविंग है. MgCl2 एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या है? ये हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलती है. ओके बेटा? यस सर. ऑलराइट. सो अभी मैं अपना लेक्चर आज का जो है वो यहीं स्टॉप कर रहा हूं, राइट. कल हम यहां से आगे शुरू करेंगे, ओके. बट यहां तक कल आप रिवाइज करके रखना, ठीक है बेटा. तो ये जो अभी पढ़ाया है ये सारी आपको वो मिल जाएंगी, ठीक है. मैं एक छोटा सा ग्रुप बना रहा हूं आपका दोनों का, ठीक है. जैसे बच्चे हमारे पास और आएंगे हम ऐड कर लेंगे. अगर आपका कोई फ्रेंड है, नोन है, जिसने करनी है, राइट, तो उससे पूछ लो. अगर शुरू करना तो वो कर लेगा शुरू साथ में ही, राइट. सो टेक केयर. ओके सर. बाय बाय. सी यू टुमारो. थैंक यू. ओके बेटा. Thank you. Okay, and today we have to do number 3 portion, that is mixture, right. What is mixture? मिक्सचर क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, ओके, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हम लोग मिक्स करते हैं, बट हमें पता नहीं होता वो किस प्रपोर्शन में होते हैं. मतलब किसी भी रेशियो में हम उनको मिक्स करते हैं. सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more elements, ओके, और चाहे एलिमेंट बोलो चाहे कंपाउंड्स, ओके, इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर, ओके. तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर, ओके. पर ध्यान रहे उनमें से कोई भी चीज मिक्स होके कोई नई चीज ना बना दो. ये ना हो आपने A प्लस B प्लस C को मिक्स किया, उसने ABC बना दिया, तो ये तो एक कंपाउंड बन गया. ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके. जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखनी है, ओके. जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिटेन रखनी है, ओके. So mixture is of two type, okay. तो आप कह सकते हो टाइप ऑफ मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर, राइट. पहला टाइप का जो हमने पढ़ना है होमोजीनियस मिक्सचर,
ओके, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, which have uniform composition, ठीक है, ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन जो है, ओके, वो पूरे के पूरे, मान लो ये एक हमारे पास चैम्बर है, राइट, मैंने यहां पे थोड़ा सा, मैंने क्या बताया, वो डाल दिया था, कल परफ्यूम डाल दिया था एक कॉर्नर के ऊपर, राइट, देन व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, आपको ये किसी अननोन बंदे को अगर ले आओ, राइट, उसके लिए ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि परफ्यूम कौन से कॉर्नर पे स्प्रे किया था, कि परफ्यूम कौन से कॉर्नर पे हमने स्प्रे किया था, ओके, उसके लिए ये बताना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो परफ्यूम है, राइट, दैट वाज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल ऑफ द रूम, राइट, तो पूरे रूम के अंदर, चाहे यहां खड़े हो जाओ, चाहे यहां खड़े हो जाओ, यहां कहीं भी खड़े हो जाओ, राइट, यू विल गेट इक्वल लेवल ऑफ फ्रेग्रेंस, ओके। चलो, नंबर 2, right, number 2 is heterogeneous mixture, heterogeneous mixture क्या होता है? अभी ओके, which have, हाँ, which do not have uniform composition throughout, which do not have uniform composition throughout, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा, ओके, विदाउट, Okay, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो थोड़ा सा सम अप कर दें आपके लिए, सो थिंग्स विल बी इजी फॉर यू, ओके। तो सम अप करते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मास, वेरी गुड। फिर मैटर को हमने 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया था। कौन कौन सी क्लासेस थी? Physical and chemical. फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में मैंने 3 क्लासेस में डिवाइड करा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओके। केमिकल में हमने यू कैन से दैट 2 चीजों में डिवाइड करा था, एक प्योर और दूसरा मिक्सचर, ओके। जो प्योर था उसको मैंने 2 चीजों में डिवाइड करा था, एलिमेंट और कंपाउंड। जो कंपाउंड थे उनको हमने 2 चीजों में डिवाइड करा था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, है ना। और मिक्सचर को हमने 2 चीजों में डिवाइड करा था अभी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है बेटा। सो ये यहां तक हमने अभी तक पढ़ा है। कोई डाउट यहां तक? No, sir. गुड। No, sir. So this is my page number 2. Okay. So now this is my page number 3. Right. In my page number 3, heading though, properties of matter and their measurement. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा।
वो ट्यूशन का टाइम 5 बजे का हो सकता है। आपकी आवाज थोड़ी साउंड कर रही है, थोड़ा बोलोगे राम थोड़ा सा? ट्यूशन का टाइम 5 बजे का हो सकता है। बेटा 5 बजे ना मैं यूनिवर्सिटी से आता हूँ, बस आके एक कप चाय पीनी होती है, ठीक है ना, और आते आते भी मुझको 5:10 हो जाते हैं आराम से, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता रोज का हमारा 5-10 मिनट कहीं वेस्ट हो, इसलिए मैंने 5:30 रखा हुआ है। ओके ओके सर। सर वो हाँ ट्यूशन होती है 7 बजे ना, तो 6:30 बजे फिजिक्स की ट्यूशन होती है, तो मेरी मैथ की ट्यूशन मिस हो जाती है। नहीं नहीं, आपकी मैथ की कितने बजे होती है? 7 बजे सर। 7, उनको 7:30 करवा लो, बोलो मेरी पहले की 2 ट्यूशनें सेट हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। वो सर उनसे बात की थी, वो कह रहे थे अब मुश्किल है। माला यार, ठीक है ना, कैसे करें अब? क्योंकि मान के चलो 10 मिनट का लॉस आपका रोज का होगा फिर, ठीक है ना। 5-10 तक मैं नहीं तो अप्रोक्स, हाँ नहीं तो मैं रंजीत सर से बात कर लेता हूँ, नहीं, अगर तो। रंजीत सर क्या करेंगे? रंजीत सर का भी तो 6:30 बजे से 7:30 फिक्स है उनका। ऐसे मैं इस टाइम पे +2 को पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो सर +1 की क्लास ले रहे होते हैं, मतलब ये टाइम पे मैं +2 को पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है ना। सर आपकी क्लास ले रहे होते हैं इस टाइम पे, मतलब शफल हो जाती है ना क्लासेस हमारी। बाकी देख लो, एक बार आप बात कर लो, अगर मतलब कोई सेटिंग हो पाती है, राइट। ओके नहीं तो कोई बात नहीं, 10 मिनट ही है, कोई चक्कर नहीं, देख लेंगे फिर, ठीक है ना, क्योंकि वो 10 मिनट का रहेगा ही रहेगा थोड़ा सा, ठीक है बेटा। ओके सर, मैं बात कर लूंगा सर इसके बाद। हाँ एक बार सर से बात कर लेना, नहीं तो कोई चक्कर नहीं, हम कोशिश करा करेंगे कम करने की, ठीक है ना। कई बार 5 बजे भी आ गया, कई बार 5:05, कई बार 5:10, मतलब ये थोड़ा सा रहेगा, ठीक है ना। वो मैं आपको मैसेज कर दिया करूंगा रोज का रोज, फिर इतना कर सकते हैं हम तो। चलो अच्छा, अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, करें आगे अभी शुरू। यस सर। Yes, sir. एंड देयर मेजरमेंट, ओके, एंड देयर मेजरमेंट, ओके। हाँ जी, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास जिनको हम लोग मेजर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, ओके, विदाउट चेंजिंग उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ओके। जैसे आपने उसका कलर देख लिया, जब किसी कंपाउंड का कलर देखा, क्या उसमें कोई चेंज आएगा देखने में? नहीं आएगा। जब उसको स्मेल किया, तो स्मेल करने में कोई चेंज आएगा उसमें? नहीं आएगा, ओके। ऐसे ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देख लो, तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, okay, physical properties are those properties which can be measured, which can be measured or observed, which can be measured or observed without changing the identity, without changing the identity, okay, of the substance, of the substance, उनको बोलते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, बताओ। हाँ जी, केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज इन विच अ केमिकल चेंज इन द सब्सटेंस टेक्स प्लेस, ओके बेटा। हाँ जी,
सो Yes, sir. हमारे पास, हाँ, जो हमारे पास हमारे दो चीजें हैं, एक्सप्रेसिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक्सप्रेसिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो टर्म्स यूज करी गई थी। पहली थी उसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, उसके बाद उसके यूनिट्स, उसके बाद उसके यूनिट्स, ओके। हाँ जी, तो जब ये चीजें शुरू हुई थी, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली लेते हैं, आपका वेट कितना है करण, आपका वेट कितना है? सर होएगा 75 का आपका। 75, आगे केजी। केजी, राइट। तो ये होगी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गए उसके यूनिट्स, ओके बेटा। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्रेस करना, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्रेस करना, ओके। ऐसे ही इनिशियली है ना, जो यूनिट्स क्या रखे गए थे, वो किसके रखे गए थे? मास के थे, लेंथ के थे, टाइम के थे, ओके। तो ये जितने भी यूनिट्स थे, ठीक है, इनको बोलते थे हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके। फंडामेंटल चीज क्या होती है? सबसे पहले जब यूनिट रखे गए थे तो इनके रखे गए थे, बाकी जितने भी यूनिट्स हैं, बाकी जितनी भी चीजों के यूनिट्स थे वो इनसे ड्राइव हुए थे, ओके। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राइव्ड यूनिट्स। बाकी जितने भी यूनिट्स थे वो इनसे क्या हुए थे? ड्राइव्ड हुए थे, ओके। हाँ जी, तो जो फ्रेंच, इसको मैं सेव कर रहा हूं, जो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस है, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस। कब? दिस इज 1791, 1791 के अंदर फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस ने एक वो शुरू किया था, ओके। उन्होंने शुरू करा था कि जो भी आपका मास है, ठीक है, वो ग्राम्स में होगा, ठीक है। मास के यूनिट्स क्या होंगे? ग्राम्स के होंगे, ओके। लेंथ हमेशा आप मीटर में लोगे, ओके। एंड वॉल्यूम हमेशा आप लीटर में लोगे, ओके। हाँ जी, तो ये फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस ने सिस्टम जो था वो लाई किया था, बट इंडिया ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया 1957 के अंदर। इंडिया ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया उस टाइम। इसको, इस सिस्टम का जो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस थी ना, उसने इस सिस्टम का नाम रख दिया था, दैट इज मैट्रिक सिस्टम, ओके। हाँ जी, मैट्रिक सिस्टम, METRIC, मैट्रिक सिस्टम। तो इंडिया ने इस मैट्रिक सिस्टम को अडॉप्ट किया कब? 1957 के अंदर, ओके। और बहुत सारे देश थे जिन्होंने इसको और बहुत ज्यादा लेट अडॉप्ट किया है, ओके। और फर्दर इसको मॉडिफाई कर लिया और टोटल सेवन फंडामेंटल यूनिट जो थी वो रखी गई हैं, और बाकी सारी की सारी क्या हो गई? ड्राइव्ड यूनिट्स हो गई हैं, ओके। तो टोटल 7 बेसिक यूनिट आ गई हैं, वो भी किस, इसका सिस्टम का नाम चेंज कर दिया था। इनको बोलते हैं हम लोग
SI यूनिट्स। S का मतलब सिस्टम, ओके, SYSTEME, सिस्टमी, एंड देन I का मतलब इंटरनेशनली, IE। ओके, तो ये बन गया आपका सिस्टम इंटरनेशनली। आई बात समझ में? तो SI, अगर आपसे कोई पूछे SI का मतलब क्या होता है, ओके, तो आजकल मतलब पहले इनिशियली इसको मैट्रिक सिस्टम बोला गया था, ओके, ये मैट्रिक सिस्टम रिवाइज होकर क्या बन गया, SI सिस्टम। ओके, मैट्रिक सिस्टम शुरू हुआ था 1791 के अंदर, जिसको फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस ने लॉन्च किया था। इसके अंदर पहले 3 फंडामेंटल यूनिट्स थे। इंडिया ने इसको 1957 के अंदर अडॉप्ट किया था, जो कि अब चेंज होकर क्या बन गया है, SI सिस्टम बन गया है। और इसके अंदर आज के टाइम पे टोटल 7 जो है वो बेस SI यूनिट्स हैं, बेसिक SI यूनिट्स हैं। समझ में आ गया बेटा? तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं अब। ओके, तो वो यूनिट कौन कौन से हैं? ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूं लेंथ। लेंथ को स्मॉल l से डिनोट करते हैं बेटा। इसके यूनिट्स होते हैं मीटर, जिसको सिंपल स्मॉल m लिख देते हैं हम लोग। ओके, दूसरा हमने लिया मास, जिसके यूनिट होते हैं जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं मास को, ठीक है। इसके यूनिट होते हैं किलोग्राम, जिसको आप केजी में लिखते हो। फिर आया टाइम, जिसको हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं। इसके जो यूनिट्स थे सेकेंड, जिसको स्मॉल s लिखते हैं सिर्फ। उसके बाद आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं हमेशा। इसके यूनिट क्या होते हैं? SI यूनिट्स केल्विन होते हैं बेटा, डिग्री सेल्सियस नहीं होते, केल्विन होते हैं इसके यूनिट्स। ओके, और जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल K से। ओके, उसके बाद आ गया इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ना सॉरी I से डिनोट करते हैं। करंट को I से डिनोट करते हैं, कैपिटल I से, और इसके यूनिट्स होते हैं एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं यूनिट्स को। ओके, उसके बाद आ गया ल्यूमिनस, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको IV से डिनोट करते हैं, और इसके यूनिट होते हैं कैंडला, CD, कैंडला। ओके, एंड द लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और इसके यूनिट होते हैं मोल, और सिंपली MOL लिखते हैं। ओके करण? ओके सर। ओके, यस सर। ये टोटल 7 यूनिट हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। और 90% ऑफ द टीचर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा पेपर के अंदर, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली हर एक टीचर पूछता है, राइट? पहला टेस्ट हो या पहला पेपर हो,
समझा की बात मेरी बेटा? यस सर। ओके Yes, sir. चलो, अब देयर इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजन बिकॉज कहीं पे हम लोग केल्विन यूज कर रहे हैं, कहीं पे हम लोग यूज कर रहे हैं केल्विन, ये देखो राइट, टेम्परेचर यूनिट्स क्या होते हैं? केल्विन होते हैं। कहीं पे हम लोग यूज करते हैं वर्ड डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ही कॉमन यूज होने वाला वो है, टेम्परेचर यूनिट है। ओके ओके, तो इसका मतलब है, तो जो आपका केल्विन होता है वो आप डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ओके, इतने के इक्वल होता है। कहने का मेरा मतलब ये है, आपका 0 केल्विन किसके इक्वल है? 270, सॉरी, हाँ 273, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 0 डिग्री सेल्सियस हमारा 273.15 केल्विन के इक्वल है। ओके, इसको एक मिनट काटो। ओके, तो इसका मतलब मेरा 1 डिग्री सेल्सियस से कितने के इक्वल हो गया? 273.15 प्लस 1 मतलब 274.15 केल्विन के इक्वल हो गया। ओके, हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि डैश डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डैश केल्विन प्लस 273.15, ये है फार्मूला। ओके, ये है फार्मूला। विदाउट, ओके गुड। तो ऐसे ही है, आगे हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाऊंगा। ओके, चलो उसके बाद लिखो सम कॉमनली यूज्ड क्वांटिटीज। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब इनकी मेजरमेंट पढ़नी है हमने। ओके, इनको मेजर कैसे करते हैं हम लोग, लेंथ को मेजर कैसे करते हैं, मास को मेजर कैसे करते हैं, टाइम को मेजर कैसे करते हैं, टेम्परेचर का क्या है ना, तो इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम थोड़े थोड़े। ओके, तो इसको मैं सेव कर रहा हूं एंड इस सबको क्लियर कर रहा हूं। तो दिस इज माय पेज नंबर 5। ओके, तो सम कॉमन क्वांटिटीज राइट एंड देयर मेजरमेंट। तो सबसे पहले हमने जो मेजर करना है वो हमने करना है मास और वेट। ओके ओके, तो व्हाट इज मास? मास क्या होता है? राइट, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। ओके, mass of a substance is the amount of matter present in it, ओके, इसको बोलते हैं हम लोग मास। और वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स exerted on an object। ओके, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, W इज इक्वल टू mg, पढ़ा है ना ये वाला, मास इंटू ग्रेविटी। W क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। ओके, सो व्हाट इज वेट? तो वेट इज द फोर्स exerted, weight is the force exerted on an object, okay, by the pull of gravity, by the
पुल ऑफ ग्रेविटी। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेट बोलते हैं। यानी नॉर्मली अगर नॉर्मल आप सामान ले रहे हो तो वो हो गया आपका मास, बट यूजली क्या लगता है वहां पे? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। वहां पे क्या लगता है? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ओके बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ जी, वेट। हाँ जी, तो अगर मैं पूछूं आपका मास कितना है तो शायद ना बता पाओगे, पर आपका आप वेट जरूर बता सकते हो, क्योंकि जो भी आप लोग मेजर करते हो वो आपका वेट है। मास, ग्रेविटी का इफेक्ट निकाल के आपके पास मास आ जाएगा। समझाया? Yes, sir. ओके, गुड। तो अब हम इसको मेजर कैसे करते हैं? डेफिनेशंस तो क्लियर हो गई हैं आप सबको, दोनों को। ओके, इसको मेजर कैसे करते हैं? ओके, बताओ जी, आपने अपना वजन कैसे तोला? बोलो। वेटिंग मशीन से। देखो, दो तरह की वेइंग मशीन्स होती हैं। ओके, एक आपने देख रखी होगी, ये वाली देखी है? Yes, sir. हैं? ये अखबार वालों के पास मिल जाती है आजकल। ओके, वो टेडी पकड़ते हैं इसको, उसका मतलब होता है वो कुंडा लगाते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं फिजिकल बैलेंस। फिजिकल, सॉरी, बैलेंस। एक आजकल आप बड़ी अच्छी अच्छी मशीन देख रहे हो, ओके, लाइक दिस वन। ऐसी मशीन देखी है? Yes, ऐसी sir. मशीन है, इसको बोलते हैं डिजिटल, डिजिटल वेइंग बैलेंस। राइट? जिसके पास तो ये मशीन है वो तो सामान पूरा पूरा देगा, जिसके पास ये मशीन है वो ज्यादा डाल के दे देगा, ये देखो जी थोड़ा सा ज्यादा दे रहा हूं आपको, और वो उसमें से भी कुंडा लगा लेता है। ओके, तो दिस इज डिजिटल वेइंग मशीन। ओके, तो इस डिजिटल वेइंग मशीन में आपने 1 किलोग्राम आराम से माप लेते हो। हाँ जी, ठीक है। बट जो नॉर्मल वेइंग मशीन होती हैं आपने देखा होगा, वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक होती हैं। जो नॉर्मली होती है ना, उसमें यानी 0.01 ग्राम तक आप इजीली माप सकते हो। ओके, ये नॉर्मली आपने देखी होगी वेइंग मशीन, जो आप दुकान पे जाते हो ना, पॉइंट के बाद 1 वाली भी होती है, 2 वाली भी होती है। ओके, बट आप 0.001 ग्राम वाली मशीन कहां देखने को मिलती है? सुनियारों के पास। जो सुनियारे होते हैं ना, उन्होंने छोटा सा वेइंग बैलेंस रखा होता है, उसके अंदर आपको ऐसी सी वेइंग मशीन देखने को मिल जाती है जिसके अंदर वो 0.0001, मतलब पॉइंट के बाद 1 वहां तक आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं मिलीग्राम। ओके, वो यूनिट्स में अभी मैं दोबारा आता हूं। एंड अगर हम मेरे पास आओगे आप, तो 0.0001 ग्राम तक आप मेजर कर सकते हो, मतलब पॉइंट के बाद चौथे डिजिट तक आप वे कर सकते हो विद एक्यूरेसी। ओके, मेरे पास ऐसी मशीन भी है मेरी लैब के अंदर। ओके, तो यू कैन सी, जितना मतलब हम पॉइंट के बाद हटते जाते हैं, 1 किलोग्राम वे करना तो बहुत आसान है ना? ये भी बहुत आसान है, ये 1 मिलीग्राम वे करना भी बहुत आसान है। पर यहां पे देखो कितनी मशीन जो है वो आपको सोफिस्टिकेटेड चाहिए। ओके, ताकि आप पॉइंट के बाद चौथे डिजिट तक बहुत एक्यूरेट वे करना है आपने। ओके, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट मशीन चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट? No, sir. नो? ओके, तो डिफरेंट यूनिट्स। सो मैं इसको रब कर रहा हूं, एंड
बेटा 4 मिनट के बाद ना इसने बंद हो जानी है मीटिंग ने, हम रीज्वाइन करते हैं। ओके, फिर शुरू करते हैं। ओके सर। ओके।